नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। आपको पता है कि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो जल्दी ही कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके लिए हमने ये अलग से सीरीज चलाई है। इस सीरीज का ये 5वें नंबर का पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं व्हाट इज द डिकेडल ग्रोथ रेट इन लाहौल स्पीति फ्रॉम 2001 टू 2011। तो लाहौल स्पीति की 10 की वृद्धि पूछी गई है 2001 से 2011 के बीच। अगर हम बात करते हैं कि लाहौल स्पीति की जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो 2001 से 2011 के बीच में कितनी थी, तो 2001 से 2011 के बीच में लाहौल स्पीति की जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो थी 5.0, और ये जो 5.0 थी ये माइनस में थी, तो ऑप्शन सी जो है वो इस तरह से जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो डिकेडल ग्रोथ रेट जो हमारे पास लेटेस्ट डाटा है वो 2001 से 2011 के बीच का अवेलेबल है। अब 2001 से 2011 के बीच में लाहौल स्पीति की डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे कम थी, -5.0 जो था ये थी। उसी तरह से क्वेश्चन पूछने वाला और भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बना सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की डिकेडल ग्रोथ रेट जो था वो कितनी थी, तो हिमाचल प्रदेश की डिकेडल ग्रोथ रेट जो था वो थी 12.94%। ये आपने ध्यान रखना, 12.94% जो था वो हिमाचल प्रदेश की थी। वैसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो कहाँ की थी। सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट हिमाचल प्रदेश में ऊना डिस्ट्रिक्ट की थी। ऊना डिस्ट्रिक्ट की थी, कितनी थी ऊना डिस्ट्रिक्ट की, वो थी 16.26 जो था वो ऊना डिस्ट्रिक्ट की थी। आपने साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले भी डिकेडल ग्रोथ रेट का डाटा आया, तो वो डिकेडल ग्रोथ रेट का डाटा हमारे पास इस तरह से है कि 1991 से लेकर 2001 के बीच हिमाचल की डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी थी। तो 1991 से 2001 तक हिमाचल की डिकेडल ग्रोथ रेट थी 17.54। ये आपने पता चल ध्यान रखना है। और लाहौल स्पीति की अगर हम बात करते हैं कि लाहौल स्पीति की कितनी थी उस टाइम, तो लाहौल स्पीति की उस टाइम जो था वो 6.17 थी। 6.17 उस टाइम लाहौल स्पीति की डिकेडल ग्रोथ रेट थी। तो ये आपने सारा का सारा डाटा यहाँ से जान लिया। यही डाटा है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ध्यान रखना है, ओवरऑल हिमाचल का भी ध्यान रखना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग लामाज एंटरटेन पीपल बाय एक्टिंग प्लेज एंड चैंटिंग लीजेंड्स। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन लामा नाटकों का अभिनय करके किंवदंतियों का जप करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। देखो लामाज होते हैं, तो लामाज एक ऐसे भी होते हैं जो कि जो है नाटकों के द्वारा या फिर किंवदंतियों के द्वारा लोगों का मनोरंजन जो है वो करते हैं। अब उनको क्या कहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। उनको बुचेन्स कहते हैं। बुचेन्स ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो लामास के बारे में हो गया। ऐसा क्या कोई और भी क्वेश्चन बनेगा? हमने क्या पढ़ा था, हमने लाहौल स्पीति का एक फेस्टिवल पढ़ा था कि जिसकी डेट जो है वो लामास के द्वारा डिसाइड की जाती है। हमने पढ़ा था गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? गोची फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। अब इसको लाहौल स्पीति में जनवरी और फरवरी के महीने में मनाते हैं, परंतु इसकी डेट जो सेलिब्रेशन की होती है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? वो लामास के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बात हो गई जब लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल की, तो एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं। देखो लाहौल स्पीति में जो इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसमें थॉन फेस्टिवल जो है वो एक मनाया जाता है, जो कि अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, और एंड ऑफ द विंटर में इसकी सेलिब्रेशन जो है वो होती है। लदराचा मेला होता है जो कि एनुअली होता है, और किब्बर विलेज जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पर मनाया जाता है। ये मंथ ऑफ जुलाई में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल जिसको हालदा फेस्टिवल भी कहते हैं लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तिब्बतिन न्यू ईयर को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन जो है वो फरवरी में होती है लोसर की ऐसे तो। और ग्यागो फेस्टिवल है, ग्यागो जो है ना, ग्यागो फेस्टिवल का ध्यान रखना है कि ये फेयरवेल होती है ओल्ड ईयर के लिए, और सेलिब्रेशन ये जो है वो एंड ऑफ दिसंबर में की जाती है। नामगा हो गया, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जो कि सितंबर में मनाया जाता है। यावे फेस्टिवल हो गया जो भगवान त्रिलोकीनाथ की जहाँ पर पूजा की जाती है। ओल्ड मैन यहाँ पर और ओल्ड वुमेन यहाँ पर जो है उसको मुख्य रूप से मनाते हैं। जून के महीने में जो है ये हो जाती है सेलिब्रेशन। तो ये लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट आपने फेयर फेस्टिवल ध्यान रखने हैं। हर एक के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि वैसे ही ये चीज़ें याद हो जाएंगी। एक तरह कहेंगे कि रट्टा ही बच जाएगा इनका फिर, क्योंकि रट्टा मारना भी इतना आसान नहीं होता। तो रट्टा मारने के लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को बार बार हम पढ़ते रहें, देखते रहें, ये बेस्ट वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सीस्ता एंड मदर इंडिया आर सम ऑफ द फेमस वर्क ऑफ विच आर्टिस्ट। तो सईस्ता हो गया, मदर इंडिया हो गया, ये किस कलाकार की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो हिमाचल प्रदेश में ना
कलाकार भी हुए, अलग अलग कलाकार हुए जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनकी पेंटिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीस्ता और मदर इंडिया जो है ना वो अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अमृता शेरगिल के मुख्य कार्य हैं और अमृता शेरगिल के मुख्य कार्य हैं, तो अमृता शेरगिल के बारे में पता होना चाहिए। अमृता शेरगिल का जन्म जो था वो 1913 में हुआ था और बुदापेस्ट हंगरी में जो था वो उनका जन्म हुआ था। अच्छा, शिमला के साथ ये कैसी जुड़ी, हिमाचल के साथ कैसी जुड़ी, तो शिमला के जीसस एंड मैरी जो कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ से इनकी पढ़ाई हुई थी, तो इसलिए हिमाचल या फिर शिमला के साथ जो था वो जुड़ी और इसीलिए हमसे इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके द्वारा जो मुख्य रूप से काम किए गए थे अमृता शेरगिल के द्वारा वो 1931 में इनके द्वारा सीटिंग न्यूड हो गया, ब्लैक न्यूड हो गया, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके आगे तो हम स्टार ही लगा देंगे, ये स्टार हो गए। और टोर्सो हो गया, एल्फ्रेड कोरट हो गया, ये जो है वो इनके मुख्य कार्य हैं 1931 के। 1932 में इनके द्वारा यंग गर्ल सेल्फ पोर्ट्रेट और नोट्रे डेम जो है वो बनाया गया। 1935 में मदर इंडिया, ये भी स्टार है, यहाँ पर भी स्टार लगाएंगे। मैन इन वाइट, ग्रुप ऑफ 3 गर्ल और हिल मैन और हिल वुमेन पेंटिंग्स इनके द्वारा बनाई गई। 1937 में इनके द्वारा वुमेन ऑन बीच, फ्रूट वेंडर, गर्ल विद पिक्चर, ब्राइड्स टॉयलेट और ब्रह्मचारीज जो है वो बनाई गई, ब्रह्मचारीज। परंतु ये ब्राइड्स टॉयलेट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, इसके आगे भी स्टार लगाएंगे। 1938 में सहिस्ता पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई। एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल बनाई गई। रेड ब्रिक हाउस बनाई गई। विलेज ग्रुप रेड क्ले एलिफेंट हिल सेंस बनाई गई, ये हिल सेंस भी इंपॉर्टेंट है, स्टार यहाँ पर लगेगा। और मदर एंड चाइल्ड भी स्केच इनके द्वारा 1939 में बनाया गया। 1941 में कैमल्स स्केच इनके द्वारा बनाया गया। तो ये इनके द्वारा किए गए मुख्य कार्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पर हुआ, पढ़ाई कहाँ पर हुई, वो पता होना चाहिए। इनके द्वारा जो कार्य किए गए वो पता होने चाहिए। वैसे ही नहीं, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में भी देख लेते तो ऑप्शन में देखते आप तो यहाँ पर और भी पेंटर दिए गए थे। नोहरा रिचर्ड दिए गए थे, यहाँ पर शोभा सिंह दिए गए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट पेंटर हैं, नोहरा रिचर्ड और शोभा सिंह भी। शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी है जो कि अंद्रेटा में स्थित है, तो वो भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है जी, कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चन डिटेल से हमने अमृता शेरगिल के बारे में जान लिया। आगे बोलते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर हैज़ बीन हार्नेस्ड आउट ऑफ 24,000 मेगावाट आइडेंटिफाइड पोटेंशियल इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में 24,000 मेगावाट की पहचान की गई क्षमता में से कितनी मात्रा में पन बिजली का उपयोग किया जाता है, तो लगभग 11,209 मेगावाट में जो है वो किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ जानते हैं हिमाचल के बारे में हम। हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक के सोर्सेज हैं और जो पूरा भारत है हमारा उसका अबाउट 25% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल हिमाचल से ही पूरा होता है। हिमाचल का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टारगेट है वो 24,000 मेगावाट है। यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट से ये होता है। हिमाचल में 5 नदियाँ हैं मुख्य रूप से, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट, और ये 5 नदियों में अलग अलग नदियाँ मिलती हैं जहाँ पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं। अब ये जो टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें पोटेंशियल है 11,209 मेगावाट जो कि अभी तक हार्नेस किया गया है। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो अबाउट 7.6% कंट्रोल जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है। ये जो 11,209 है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 7.6% जो है वो कहें कंट्रोल है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास। बाकी का जो एक्सप्लॉइट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो किया जाता है, बाकी का तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है जी, तो ये भी क्वेश्चन हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 11,209 के आगे स्टार लगेगा, 7.6 के आगे स्टार लगेगा। ये जो 7.6 का डाटा है ये तो हमने टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किया था, जो हमने पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई थी। फिर पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, मिशन एलाइड में ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भूलने नहीं चाहिए। ऐसे कोई भी डाटा पूछा जाए तो वो तो टिप्स पर होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग पिक्स विद देयर डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ पिक्स दिए गए हैं, उनके साथ उनके जिले दिए गए हैं, आपको गलत मिलान की पहचान करनी है, गलत मिलान का पता लगाना है। सबसे पहले तो शिप्की दिया गया है। शिप्की तो हमने हज़ारों बार पढ़ा है कि शिप्की पीक जो है वो कहाँ पर पड़ती है। बिल्कुल सही बात है कि शिप्की पीक किन्नौर में ही जो है वो पड़ती है, किन्नौर में ही ये शिप्की पीक पड़ती है।
किन्नौर की अगर हम बात करते हैं तो किन्नौर में जो है वो कौन कौन सी पीक आते हैं। किन्नौर में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शीला चोटी आती है। शीला चोटी के अलावा जो है वो यहाँ पर जो है वो घुशु पीक भी आती है, यहाँ पर घुशु पीक भी आती है, यहाँ पर पिशु पीक भी जो है वो आती है, वो भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर जोरखाडेन पीक जो है वो आती है किन्नौर में, जोरखाडेन पीक आती है। लियो पार्ग्यूल आती है, यहाँ पर शिपकी यहाँ पर आती है, रालडांग यहाँ पर आती है, ये रालडांग भी मैं लिख देता हूँ, तो ये आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर शिला पीक ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये भी किन्नौर में ही आती है, ये सही बात हो गई। अब कैलाश पीक दिया गया है, क्या ये चंबा में आती है? बिल्कुल सही बात है, कैलाश पीक जो है वो चंबा में आती है, चंबा में आती है कैलाश पीक। चंबा में और कौन सी पीक्स जो है वो आती हैं? चंबा की पीक्स की अगर हम बात करते हैं तो चंबा में नरसिंह टिब्बा जो है वो आता है। नरसिंह टिब्बा कहाँ पर आता है? चंबा में आता है। गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर आता है? गौरी देवी का टिब्बा भी चंबा में ही आता है। चंबा में कैलाश पीक आती है। चंबा में मुख्य रूप से पीर पंजाल की पहाड़ियाँ भी जो हैं वो पड़ती हैं, वो भी ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो ये भी आती है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन डी में लाचा लुंगला दिया गया है। लाचा लुंगला किन्नौर में पड़ता है? नहीं, ये किन्नौर में नहीं पड़ता। तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये किन्नौर में नहीं पड़ता, ये लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है। कहाँ पर? लाहौल स्पीति में पड़ता है। लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट पीक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हारग्रंग पीक जो है वो पड़ती है, हारग्रन पीक यहाँ पर पड़ती है। यहाँ पर जो है मुरांगला पीक जो है वो पड़ती है, वो आपने ध्यान रखना है। मुरांगला पीक यहाँ पर पड़ती है। यहाँ पर जो है वो मुकरबेह पीक जो है वो पड़ती है। कौन सी? मुकरबेह पीक जो है वो पड़ती है। यहाँ पर मुलकिला पीक जो है वो पड़ती है, वो आपने ध्यान रखनी है। मुलकिला पीक पड़ती है, गेफांग पीक पड़ती है, मनेरंग पीक यहाँ पर पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट चोटियाँ आपने लाहौल स्पीति की भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमने 3-4 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए। हमने किन्नौर को कवर किया, चंबा को कवर किया, लाहौल स्पीति को कवर कर लिया। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में ध्यान रखें, इन डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन जो है वो बनते ही बनते हैं इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में। ठीक है जी, पड़ी होती हैं, बस एग्जाम में वही है ना कि हिमाचल छोटा सा तो है 15,673 स्क्वायर किलोमीटर, कितना ही क्वेश्चन बन जाएगा, बस कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन दूर करने का इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि क्वेश्चंस को जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़े, वो नहीं भूलेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये इंडिया जीके का चलता है, क्योंकि जो कांस्टेबल की सीरीज है इसमें हम 5+5 की रेशो लेते हैं। 5 क्वेश्चन हम एचपी जीके के रखते हैं, 5 क्वेश्चन हम इंडिया जीके के रखते हैं। और मैंने बताया था कि जब 5 पार्ट इस सीरीज के पूरे हो जाएंगे तो कंपाइल करके एक पीडीएफ आपको दी जाएगी, जो कि टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो टेलीग्राम पर आपको आजकल में वो वीडियो में पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, पीडीएफ तो वहीं पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट दिया गया है, क्या ये वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के डलहौजी के टाइम में आई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिया गया है, क्या ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में आया था? इल्बर्ट बिल दिया गया है, क्या ये लॉर्ड रिपन के टाइम में जो था वो कंट्रोवर्सी हुई थी? ठीक है जी, ये दिए गए हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पर भी कौन कौन से जो हैं वो कब कब हुए थे। सबसे पहले तो दिया गया है पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की कि ये उस टाइम जो था वो कौन जो था वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे या फिर कौन वाइसराय हुआ करते थे, तो पिट्स इंडिया ये वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो आया था। और पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो 1784 में जो था वो आया था। 1784 में आया था, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान आया था। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 का एक्ट है। ये पिट्स इंडिया 1784 का है, रेगुलेटिंग एक्ट 1783 का है। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की गई थी। तो ये 3 चीज़ें आपने वॉरेन हेस्टिंग से जोड़नी है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बिल्कुल आसान है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ही आया था। डलहौजी के कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ? इनके कार्यकाल के दौरान जो एंग्लो सिख वॉर था 2nd नंबर का, वो हुआ 1848 से 49 के बीच में। इनके ही कार्यकाल के दौरान पहली रेलवे लाइन जो था, रेलवे लाइन बिछाई गई और ये रेलवे चलती है जो कि बॉम्बे से थाने को कनेक्ट करती है। 1853 में ये चलती है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान विडो रीमैरिज एक्ट 1856 का जो था वो आया था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो वुड्स डिस्पैच कमीशन था एजुकेशन से रिलेटेड 1854 का, वो भी जो था वो आया था। ठीक है जी, तो वो इनके कार्यकाल के 3-4 पॉइंट ध्यान रखने। लॉर्ड कर्जन दिया गया है, लॉर्ड कर्जन के साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जोड़ा गया है। देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के साथ नहीं जुड़ेगा। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये 1878 में आया था, और 1878 में जब ये आया था तो लॉर्ड कर्जन नहीं हुआ करते थे, उस टाइम लिट्टन हुआ करते थे।
कौन हुआ करते थे? लिप्टन उस टाइम हुआ करते थे। लिप्टन के कार्यकाल के दौरान जो था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके बाद क्या होता है कि 1882 में जो था वो रिपन जो था वो वाइसराय थे, रिपन के द्वारा इसको रिपील कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था रिपन के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। 1878 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 1882 में इसको रिपील कर दिया गया। ये 2 पॉइंट पता चले आपको लिप्टन के और रिपन के बारे में। रिपन के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो क्या हुआ था, ये जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी ये भी हुई थी। ये जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी ये कब हुई थी, कौन से ईयर की बात है? ये 1883 और 84 के बीच की बात है, जब ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो था वो हुई थी। तो 1883-84 के बीच की ये बात ध्यान रखनी है, जब ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो गए वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी, लिप्टन, रिपन के बारे में। तो इनको आप नोट करना यहाँ से। और हमारे पास जो इनकरेक्ट वन था वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, क्योंकि वो कर्जन के टाइम में नहीं आया था, वो तो पता ही चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इन इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल्स इन इंडिया विच अर्न द निक नेम द मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि ऐसा जो है वो हमारा कौन सा राज्य है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, खनिजों का उत्पाद अच्छा खासा होता है, तो उसको जो है वो भारत का खनिज राज्य भी जो है वो कहते हैं। तो मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो किसको कहते हैं? मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। झारखंड को जो है वो कहा जाता है, झारखंड को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पाए जाते हैं, परंतु एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ पर, झारिया माइन कहाँ पर स्थित है? इस तरह से झारिया माइन पूछी जाती है कि कहाँ पर स्थित है। ये कोल की माइन है और ये झारिया माइन जो है वो कहाँ पर है? ये झारखंड में ही जो है वो पड़ती है। झारिया माइन तो झारखंड में ही पड़ती है, परंतु धनबाद भी जो है वो माइन है, धनबाद भी कोल की माइन है और ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये भी जो है वो झारखंड में ही पड़ती है। एक जो है वो बोकारो माइन भी है। बोकारो माइन कहाँ पर पड़ती है? बोकारो भी झारखंड में ही पड़ता है। यहाँ पर जो है वो इसको बोकारो स्टील सिटी भी, स्टील के लिए भी फेमस है, तो बोकारो भी आपने ध्यान रखना है, ये भी झारखंड में ही पड़ता है। तो इसी ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे हैं कि ज़्यादा किताबों पर आप नहीं ढूंढ सकते इन क्वेश्चंस को, क्योंकि किताबों पर ये स्कैटर्ड होंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, कुछ वहाँ पर होंगे। तो इसलिए बेटर है कि यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को याद रखें, लिख लें। झारखंड में जो है वो माइका की भी जो है वो बहुत ज़्यादा माइंस पाई जाती हैं, माइका की बहुत ज़्यादा माइंस पाई जाती हैं। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में माइका की बहुत ज़्यादा माइंस पाई जाती हैं? कोडेरमा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कोडेरमा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर माइका की अच्छी खासी माइंस जो है वो पाई जाती हैं। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, काफ़ी है इतना सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट हैड द राइट टू अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था, ये फैसला सुनाया था कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है? ये कहा गया था केशवानंद भारती केस में। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये जो केशवानंद भारती केस था ये 1873 का था और 1873 का था, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात जो था वो की गई थी। अगर हम बात करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं और भी चीज़ों की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमारे पास जो देखो फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहले बात हुई, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं? अगर हम बात फंडामेंटल राइट्स की करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये पार्ट नंबर 3 में जो है वो आते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फिर यहाँ पर अमेंडमेंट की भी बात होती है। अमेंडमेंट की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो अमेंडमेंट की बात करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसा प्रोविज़न है, प्रोविज़न नंबर 20, जो पार्ट 20 है ना, उसमें बात की गई है अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है पार्ट 20 में। आर्टिकल नंबर 368 है जिसमें ये बात जो है वो की गई है। ठीक है जी, वो भी पता चला। दूसरी ओर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कौन सी कंट्री से बोरो की हैं? फंडामेंटल राइट्स जो हमने बोरो की हैं वो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने उनको बोरो कर रखा है। और जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो बोरो किया है? तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने बोरो किया है साउथ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से किया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो बोरो किया है। और केशवानंद भारती केस तो आपने पढ़ ही लिया, केशवानंद भारती केस पता चल गया आपको। ठीक है जी, तो इस तरह के केस आपने ध्यान रखने हैं, इस तरह के केस जो है वो एग्जाम में
पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ये भूलने नहीं चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। परंतु उससे पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना भी ज़रूरी है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो भी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती रहेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, जहाँ से चाहें वहाँ से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द केमिकल नेम ग्रीन विट्रल। तो बोलते हैं ग्रीन विट्रल का रासायनिक नाम क्या है। तो ग्रीन विट्रल जो केमिकल है उसका जो रासायनिक नाम है उसको आयरन सल्फेट कहते हैं। आयरन सल्फेट कहते हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये साइंस का क्वेश्चन हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक तो कांस्टेबल का एग्जाम है, दूसरा साइंस में सूखे नंबर होते हैं। साइंस का क्वेश्चन ऐसा होता है कि लिमिटेड सा जो है पोर्शन पढ़ना होता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हम केमिकल्स की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। ग्रीन विट्रल जो केमिकल है वो आयरन सल्फेट कहलाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो केमिकल ग्रीन विट्रल है उसको फेरस सल्फेट भी कहते हैं और केमिकली उसको FeSO4 कहते हैं। आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट बात एक है, FeSO4 भी जो है वो इसको कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है केमिकली वो FeSO4 है, ऐसे लिखेंगे FeSO4। ठीक है जी, ऐसे लिख देंगे। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनच। तो बोलते हैं कि कौन सा अम्ल जो है वो पालक में मौजूद होता है। पालक में भी एक एसिड होता है और पालक में जो एसिड होता है वो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो होता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में होता है। उसी तरह ध्यान रखना है कि हमने अलग अलग जो इस कांस्टेबल सीरीज के पार्ट हैं, लास्ट में हमने अलग अलग केमिकल्स पढ़, अलग अलग एसिड पढ़ रखे हैं जो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने दूध में ही पढ़ रखा है। दूध में जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें लैक्टिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है। एक हमने लैक्टिक एसिड पढ़ रखा है। दूसरा हमने क्या पढ़ रखा है, दूसरा हमने पढ़ रखा है कि जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं उनमें कौन सा एसिड होता है, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो होता है। तो वो हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ रखा है। तीसरा हमने क्या पढ़ रखा है, तीसरा हमने पढ़ रखा है जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर जो होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है, उनमें टेरेटेरिक एसिड जो है वो होता है। कौन सा, टेरेटेरिक एसिड जो है वो उनमें होता है। जो हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि हमारा लेमन हो गया, हमारा जो है वो संतरे वगैरह हो गए, उनमें जो है वो कौन सा एसिड मिलता है, उनमें जो है वो सिट्रिक एसिड मिलता है। तो सिट्रिक एसिड वहाँ पर देखने को मिलता है। आंट स्टिंग जो चींटी काट कर चली जाती है उसमें कौन सा एसिड जो है वो देखने को मिलता है, वो कौन सा एसिड छोड़कर जो है वो जाती है। तो चींटी जब काट कर जाती है तो वो फॉर्मिक एसिड जो है वो छोड़कर जाती है, उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको मिथेनोइक एसिड भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये एसिड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। चलो, ये तो एसिड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अभी दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एक HP GK का पूछेंगे, एक साइंस का क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर GK का क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन है कि मंतलाई लेक इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो मंतलाई जो लेक है वो किस रिवर का सोर्स है, कौन सी रिवर यहाँ से निकलती है मंतलाई झील से। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि मंतलाई झील कहाँ पर है और कौन सी लेक यहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल रिमेन इन लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो बोलते हैं कि कौन सा मिनरल जो है वो सामान्य परिस्थितियों में तरल रहता है। तो कौन सी धातु ऐसी है, इस धातु का नाम आपको कमेंट करके बताना है, इस मिनरल का नाम कमेंट करके बताना है। इससे पहले का जो कांस्टेबल सीरीज का पार्ट है उसमें ये हमने दोनों ही क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। ये जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर ये लास्ट क्वेश्चन था। इससे पहले जो हमने मंतलाई लेक का क्वेश्चन देखा था वो सबसे पहला क्वेश्चन था। तो अभी आप जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और टेलीग्राम का मैंने बता ही दिया है, अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।